हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर योर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब। जैसा आपकी पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं और 29 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके अपने चैनल पे परिवर्तन पे सीडीपी के मैं क्लासेस तो लगातार डाल ही रहा हूँ। साथ में आज जो क्लास है ये पूरी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग 160 क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन से प्रश्न आपको आते हैं, कौन से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ में ये क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाते चलेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है। अगर आप इन 160 क्वेश्चन में 120 प्लस कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप 30 क्वेश्चन में आराम से 20 प्लस क्वेश्चन वहां पे कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही ये आपका पेपर तैयार किया गया है। ऐसे लॉन्ग सेशन में आपके लिए लाता रहूंगा। 29 तारीख से पहले मैं कम से कम 3 से 4 सेशन आपको ऐसे करा दूंगा, जिसमें आपको लगभग 600-700 क्वेश्चन जो मैंने आपको वादा किया था वो मैं करा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है। लिखा है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब पूछा जाए फ्रेंड बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गर्भावस्था से लेके आपका जीवन पर्यंत तक। यही अगर बाल मनोविज्ञान आपको दे देते कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में फ्रेंड्स आपका जब बच्चा जन्म ले लेता है यानी जन्म से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए समझ गए ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ज्यादा मैं आपको डिटेलिंग नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देख रहे हो आप 150 प्लस क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख क्या अंतर है। यानी बाल मनोविज्ञान, अभी मैंने आपको बताया था ना, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, तो इनमें फ्रेंड्स इनके क्षेत्र में अंतर है। क्यों? क्योंकि बाल विकास जो है वो जब तक बालक गर्भ में आता है और उसके जीवन तक, ये कहता है बाल विकास, ठीक। जबकि जो आपका बच्चा जब जन्म लेता है और उसके किशोर होने तक, ये अध्ययन कहता है आपका बाल मनोविज्ञान। तो इन दोनों के किसमें अंतर है? इन दोनों के क्षेत्र में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। यानी विकास का संबंध जो है परिपक्वता के साथ है, तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? परिवर्तन से होगा, प्रतिक्रिया से होगा, प्रयास से होगा या परिणाम से होगा? तो फ्रेंड्स जो आपका उद्दीपन का संबंध है ये प्रतिक्रिया से होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विकास में आपका जब आपका विकास आता है तो बच्चे के अंदर परिपक्वता आती है, ठीक है। यही चीज अगर आप देखेंगे उसमें अधिगम में, तो ये दोनों टर्म जो है फ्रेंड्स ये आपके अधिगम के हैं। कौन कौन से? उद्दीपन और आपका प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। इसको हम लोग फ्रेंड प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, लेकिन आपने जो नाम सुना होगा वो अनुक्रिया सुना होगा। जैसे थर्नडाइक का जब आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक, हमारे सेशन आपके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सीडीपी में आपका सिद्धांत पढ़ा हुआ है, तो उसमें पढ़ा है आपका ये, ठीक है। तो अधिगम के दोनों टर्म है आपका उद्दीपक और प्रतिक्रिया, यानी स्टिमुलस एंड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं? क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं? तो बच्चों के जो शैशवावस्था में आपके क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। 14 प्रकार की हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के साथ हमारे संवेग जुड़े हुए होते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो बना बना की चीजें नहीं बोलता है, जो उसके अंदर आता है वही चीज वो करता है। मूल मतलब जो उसकी बिल्कुल अपने आप की होती है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार होता है वो शैशवावस्था में होता है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, हमारे पास 14 संवेग हैं और हर एक संवेग के साथ हमारी हर एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तनाव और क्रोध किसकी अवस्था को कहा गया है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। इसको हम लोग तूफान की भी अवस्था कहते हैं, फ्रेंड आपने सुना होगा, ठीक। तूफान की अवस्था भी कहते हैं, तनाव की अवस्था भी कहते हैं और क्रोध की, क्योंकि इस समय में बालक जो होता है लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है और ये एक परिवर्तन काल है। कभी कभी ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि बालक की किस अवस्था को उसका परिवर्तन काल कहते हैं, तो आपकी किशोरावस्था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, अभिवृद्धि हो जाती है। यानी ये दोनों टर्म जो है आपका, शारीरिक वृद्धि बोली जाए या विकास बोली जाए, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको वृद्धि और विकास पढ़ाया भी था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे कहा गया है? बच्चे भैया देखो, बाल मनोविज्ञान, बाल में क्या आ रहा है, बालक आ रहा है ना, तो बालक जो है वो बाल मनोविज्ञान का क्या होता है, केंद्र होता है। ये ध्यान रखिए। और ये चीज किसने कही थी? ये चीज कही थी आपके क्रो एंड क्रो ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो 20वीं शताब्दी है फ्रेंड्स, वो आपकी बालकों की शताब्दी है। ठीक, 20वीं शताब्दी किसकी है? बालक की शताब्दी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप चाहे RTE देखिए, राइट टू एजुकेशन देखिए, चाहे NCP NCF देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेंड देखिए, या आप NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए। अब अगर आप इन तीनों को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इन तीनों को इसी तरीके से ही तैयार ही किया गया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए जो बालक है वो बाल मनोविज्ञान का क्या है? आपका केंद्र बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? हमने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए होंगे, आपको याद है चक्राकार का सिद्धांत पढ़ाया था, आपका अधोमुखी विकास पढ़ाया था, ठीक है, मस्तकाधोमुखी। तो हमसे पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो नहीं वर्ड है यही कभी कभी नहीं दिखता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही है ये। आगे क्या है? विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल क्रमबद्ध कैसे? कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, और उसके बाद में ही आपकी फ्रेंड्स किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। तो ये एक देखिए क्रम है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी फ्रेंड्स फिर कहते हैं उसको हम लोग प्रौढ़ावस्था। आगे कह रहे हैं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल, क्योंकि विकास देखिए कभी ना कभी धीरे धीरे होता रहता, तो ये भी सही है। अगला है विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? नहीं है। फिर से देखिए क्या लिखा, क्या नहीं। मैंने आपको बताया ना, नहीं ही नहीं दिखता है। तो क्या है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो फ्रेंड अगर आपको पता हो शैशवावस्था में जब बालक होता है तो ज्यादा सोचता नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया जो है वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी आपके सभी ऑप्शन सही है। ये भी सही है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही, हर चीज जानना है उसको, और नकल तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया है यही नहीं है। यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, शैशव काल अगर पूछा जाए तो शैशव काल जो होता है फ्रेंड वो जन्म यानी 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक होता है। लेकिन अगर वही शैशवा अवस्था पूछी जाए, यानी जब पूरी अवस्था आपसे पूरी जाएगी, शैशवा अवस्था पूछ ली जाए, तो फ्रेंड वो आपकी 0 से लेके माफ कीजिएगा 0 से लेके 6 वर्ष तक हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका इसी साल 2022 का जो यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो इसमें कुछ लोग ऑप्शन ढूंढ रहे थे 0 से 6 साल, लेकिन जो शैशव काल जो आपके क्या कहते हैं स्टेनले हॉल महोदय ने है, उन्होंने स्टेनले हॉल ने क्या बताया है कि जो शैशव काल है ये जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। आगे देखिए, आगे है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, तो यंत्रवत आप याद नहीं करा सकते। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, चलिए आगे देखते हैं। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, भैया बिना विश्लेषण है, बिना एनालिसिस आप कुछ नहीं कर सकते। अनुकरण और नकल को दोहराना, तो भैया आप नकल तो करा ही नहीं सकते, तो आप सब लोग समझ गए होंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है, तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मिंदगी यानी शेम क्या है? का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, का संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो भैया शर्मिंदगी आप बारंबार पैदा नहीं कर सकते। ठीक, अधिगम को अभिप्रेरित नहीं करता है जबकि ये ऋणात्मक रूप दिखाता है, फिर संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि इसका संज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। का नकारात्मक, ये देखिए वर्ड लिख लिया, नकारात्मक। शर्मिंदगी का कैसा प्रभाव पड़ता है संज्ञान यानी आपकी बुद्धि पे? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी आप किसी बच्चे की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को कैसे पहचान सकते हैं? कम परिज्ञानता और बोधगम्यता, अवसारी चिंतन, अतिसक्रियता या असतर्कता। तो फ्रेंड जो आपके जो सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनका चिंतन अपसारी होता है, यानी वो किसी बिंदु से हटके यानी हर पक्ष उसका खोजते हैं, उसके कोई भी पक्ष हो वो सभी पक्षों को देखते हैं। ऐसे चिंतन हम लोग कौन सा चिंतन कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी जो आपके सृजनात्मक बालक होंगे वो
क्रिकेट मान लो खेल में भी अच्छे होंगे, ड्राइंग में भी अच्छे होंगे, पढ़ने में भी अच्छे होंगे और सिंगिंग, यानी हर क्षेत्र में वो क्या होंगे, आपके पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग कैसा बच्चा कहते हैं, सृजनात्मक बच्चा कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, अधिगम कठिनाई से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यानी कोई बच्चा आपकी क्लास में अगर सीखने में असमर्थ है, अधिगम कठिनाई में है, तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे क्या है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। जब आप विभिन्न विभिन्न एग्जाम मतलब विभिन्न चीजों को प्रयोग करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। फिर है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि आप अलग से उसको थोड़ा सा समझा लें। फिर है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, देखिए नेगेटिव पॉइंट आ गया, बच्चा वैसे भी नहीं सीख पा रहा, ऊपर से आप उसको जटिल यानी कठिन चीजें बता रहे हो। जटिल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कठिन चीजें, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारे सही थे, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और दूसरा आपका एक निगेटिव वर्ड, मैंने आपको बताया ना कि सीटेट में आपके कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे केवल, जहां केवल लग जाए समझ लो वो सीटेट में ऑप्शन जो होता है, अगर किसी भी तरीके से नहीं की दृष्टि से पूछा गया है तो यही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक, यानी 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, यानी बच्चों का जो विकास है किस क्रम में होता है। सांवेदिक, मूत्र, अमूत्र, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मूर्त होगा, ये चीज आप सही कर लीजिएगा, मूर्त होगा। फिर अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, या अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब बच्चा आपका छोटा होता है तो वो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता है, तो वो संकेत, आपने अगर सुना होगा पियाजे की जो पहली अवस्था है वो संकेत की ही अवस्था है या सांवेदिक अवस्था है। आपने लोगों ने सुना होगा सेंसरी मोटर अवस्था। उसके बाद उसके अंदर क्या आती है, मूर्त अवस्था आती है ना फ्रेंड। उसके बाद उसकी क्या आती है, अमूर्त आती है। तो आपका क्रम हो गया ना सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह है, तो आप सबको पता है कि वह बालक कैसा होगा, सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। तो ये आपका अगर 90 से 110 है, अगर आप भी हमारे जैसे 90 से 110 हैं तो आप एक सामान्य बालक होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बता देते हैं, जब अगर आपकी जैसे बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो आप एक सामान्य बालक होंगे, जबकि ये तीनों बालक 110 प्लस होते हैं। कहां तक होते हैं, लगभग जो बताई गई है 140 के बीच तक ही बताई गई है। आगे देखते हैं। बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी RTE, राइट टू एजुकेशन का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 से 14 वर्ष। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके मैंने आपको बता रखा है सामान्य बालकों के लिए, यानी आपके सामान्य बालक जो होंगे उनके लिए 6 से 14 वर्ष, और जो आपके दिव्यांग बालक होंगे यानी जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है, यानी अगर किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानना चाहते हो तो उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्या मनोविश्लेषण विधि है, क्या तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकी विधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो विकासीय विधि हो जाएगा। विकासीय विधि में आप उसके सभी पक्षों को क्या करते हैं, सभी पक्षों को ध्यान से देखते हैं। जब आप सभी पक्षों को ध्यान से देखेंगे तो उसकी वृद्धि किस प्रकार हुई है, यानी उसकी ग्रोथ कैसे हुई है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आप दोनों चीजें पता लगा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। अधिमान मतलब होता है फ्रेंड एक तरीके का सिद्धांत, ठीक। आपने सुना होगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इनमें से कौन सा नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने आपके भावात्मक बुद्धि को अपने में स्थान नहीं दिया है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अब ये 7 से बढ़कर कितनी हो गई है, 8 और एक और जोड़ी गई है इसमें 9। तो मौजूदा समय में करंट टाइम में गार्डनर के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि है, तो 9। ये चीज आप
ध्यान रखिएगा। मैं इस पे आपको वीडियो एक प्रोवाइड कर दूंगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पे। अभी ये नहीं बना है हमारे चैनल पे, लेकिन जल्दी आपको सीटेट से पहले सभी सीरीज आपकी मिल जाएंगी। आगे देखते हैं क्या है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी उसका आईक्यू क्या होगा। अगर बच्चे की आईक्यू आपको फ्रेंड्स कभी भी निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी वास्तविक आयु, यानी उसकी जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु को आप भाग दिला दीजिए किससे, उसकी वास्तविक आयु से। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी उसकी गुणे में क्या लगा दो 100, तो इसको आप निकाल सकते हैं। मानसिक आयु कितनी है उसकी, मानसिक आयु है 5 वर्ष, वास्तविक कितनी है 4, गुणे में कितना 100, 4 से काटेंगे इसको तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 125। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी उसकी मेंटल एज एंड रियल एज इनटू में 100। चलिए समझ गए होंगे शायद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा है। बीएन झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है, या वुडवर्थ ने कहा है। तो मनोविज्ञान जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये आपके स्किनर महोदय ने कहा है। तो एक दो परिभाषा आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि सीटेट में इतनी परिभाषा पर जोर नहीं दिया जाता है। अगर आप यूपी टेट या अदर कोई टेट दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, तो आपको परिभाषाओं पर ध्यान देना पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सीटेट में बहुत ही माइनस में आती है, मतलब ज्यादा नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। यानी हिंदी अक्षर जो होते हैं ना, जैसे आ, बा, शा और दा, यानी ये नहीं समझ जाता कि आ है, ये बा है, ये सा है और ये दा है। तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स सबको पता होगा जब बालक लगभग आपका 4 वर्ष का हो जाता है तो वह हिंदी के जो अक्षर है उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए 4 वर्ष को क्या बोला गया है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसे बोला गया है। ठीक, जब बालक आपका 4 से 6 वर्ष के बीच में होता है तो वहीं पे जाके आपका वो अक्षर पहचानना शुरू कर देता है। भाई सबसे पहले ABCD पढ़ाई जाती है और फिर आपका क्या पढ़ाया जाता है, छोटा से लेके ज्ञानी तक पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एलेक्सिया क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस पे आपको अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे अधिगम अक्षमता नाम का मैंने आपको टॉपिक डाल रखा है। उसमें क्या ये क्वेश्चन है कि एलेक्सिया क्या है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है। तो एलेक्सिया जो फ्रेंड्स होती है वो आपकी पढ़ने की क्षमता होती है, यानी कोई बच्चा जब ढंग से नहीं पढ़ पाता है तो उसको हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। जबकि लिखने की जो क्षमता होती है फ्रेंड उसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज, यानी जब कोई बच्चा सही से लिख नहीं पाता है तो उसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं, और जब सही से पढ़ नहीं पाता है तो उसको हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो मैं देखो आपको फ्रेंड बता देता हूँ, 0 से 2 वर्ष जो है वो संवेदी अवस्था है, मैंने आपको बार बार बता रखा है। ठीक, 2 से 7 वर्ष पूर्व मूर्त अवस्था है। ठीक, उसके बाद आपकी 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था है, और 11 से 15 वर्ष अमूर्त अवस्था या औपचारिक। ठीक, इसके 2 नाम है, ध्यान रखिएगा, अमूर्त अवस्था या औपचारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा हमारी स्क्रीन पे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं। तो सबको पता है कि बालक को लगभग 9 माह का समय लग जाता है। ठीक, ऑप्शन है आपके 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। अब देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा, आप इसमें कर सकते हैं 9 महीने और 1 महीने आप अगर 30 दिन का लेंगे तो लगभग आपका कितना हो गया, 270 दिन हो गया। अब 270 दिन के आसपास कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोई महीने आप कैसे होते हैं जो आपके +1 यानी 31 के भी हो जाते हैं, है ना। तो वो आपका अराउंड फिगर 280 दिन माना जाता है। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जब भी मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आपको यही से पढ़ाया ही जाता है। पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली।
तो ये आपके जो फ्रेंड्स हैं ये पेस्टोलॉजी हैं। पेस्टोलॉजी ने ही आपका क्या किया था, अपने 3 वर्षीय पुत्र पे अध्ययन किया था, जिसका नाम था अल्बर्ट। ये ध्यान रखिएगा, अपने पुत्र अल्बर्ट पे अध्ययन करके ही इन्होंने क्या किया था, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास होता है कैसे, सिर से पैर तक होता है, पैर से सिर के होता है, दोनों ओर से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस बालक का जो विकास है फ्रेंड वो सिर से पैर तक होता है, जिसे हम लोग मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं, यानी मस्तक से धड़ की ओर। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी विकास के संबंध में कौन सा एक गलत कथन है? या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या सिर से पैर की ओर होता है, या वर्तुलाकार प्रक्रिया है? तो ये विशिष्ट से सामान्य नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट होता है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका गलत हो गया था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका सही हो गया। ठीक, सार्वभौमिक होता है यानी सभी के लिए है, सिर से पैर तक होता है, इसे अभी मैंने आपको बताया। मस्तकाधोमुखी वर्तुलाकार होता है, यानी कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम। ठीक, वर्तुलाकार। आगे देखते हैं, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो शैशवावस्था जो फ्रेंड्स है ये गर्भाधान की नहीं, ये जन्म की अवस्था, यानी जन्म से लेके आपके 6 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था करते हैं, जबकि तीनों ऑप्शन आपके गर्भकाल के, यानी जो मैंने आपको बताया ना, आपको 280 दिन की जो प्रोसेस होती है बच्चे की, ये उसके तीनों आते हैं उसके अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है क्या? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मन मतलब मस्तिष्क और शरीर का विकास। तो मानव का जो आपका मनोभौतिक विकास कहलाता है, तो मन मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही दिन ही, क्या होता है आपकी साइकोलॉजी में, मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क और शरीर का विकास ही क्या कहलाता है फ्रेंड, मनोभौतिक की एकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अब वही चीज आ जाती है ना, सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो सिर का होता है। मैंने अभी आपको बताई थी कि जो आपका विकास है वो गर्भ में सिर से पैर तक चलता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बताया आपको ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 230, 270 या 320? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जन्म के समय बच्चों में क्या होता है, आपके 270 हड्डियां होती हैं और बाद में जो बदल के कितनी हो जाती हैं, 206। ठीक, क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं जो गले की हड्डी होती है बच्चों को मालिश वालिश की जाती है तो कैसे भी उनको इधर उधर से मोड़ दिया जाता है, तो हड्डियां जुड़ी नहीं होती, बार बार में एक एक हड्डियां जुड़ के क्या बन जाती है, कम होकर कितनी हो जाती है, 206। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? फ्रेंड, जो बालक होता है वो आपका लगभग 3 माह की उम्र में अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है और उसे देख के ध्यान रखिएगा थोड़ा सा हंसने लगता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यानी अपनी मां को देख के क्या करता है, हंसने लगता है। इसीलिए इस समय बालक को क्या कहा जाता है कि बालक अब धीरे धीरे क्या है, मां को पहचानने लगा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क का भार कितना होता है? यानी जब बच्चा आपका पैदा होता है फ्रेंड, यानी जन्म के समय उसका जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग कितना हो जाता है? क्या 300 ग्राम, क्या 350 ग्राम, क्या 400 ग्राम, क्या 400, 450 ग्राम, 450 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो 350 ग्राम है। यानी ये एक आपका जो औसत है वो माना गया है कि जन्म के समय बच्चे का जो दिमाग का वजन होता है वो 350 ग्राम और बाद में जब वो मतलब बड़ा हो जाता है तो लगभग 1250 ग्राम, यानी 1 किलो 250 ग्राम आपका वजन मस्तिष्क का हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी कल्पना जगत में विचरण क्या होता है? कुछ क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किस अवस्था में आपका कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका शैशवावस्था और किशोरावस्था 2 ऐसी अवस्था है जिसमें बालक आपके कल्पना यानी इमेजिनेशन में
खो जाता है। देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहानी बहुत सुनना पसंद करते हैं, है ना। कहानी सुन के ही वो क्या करते हैं, अपनी कहानी का निर्माण करते हैं। और किशोरावस्था में तो आप सबको पता है स्वप्न की अवस्था ही वो बोली जाती है इसको, कि बच्चा यहाँ पे स्वप्न बहुत ज्यादा देखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो कहा जा रहा है, बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। यानी जो बालक आपका जब 5 वर्ष की अवस्था में आता है तो वह रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा शैशवावस्था। यानी शैशवावस्था में बालक क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को मिला के बोलने लगता है, जैसे पानी दे दो, है ना, वो ऐसे करके कहने लगता है। और 3 पहिए की साइकिल तो आपको जानते हो छोटे पे ही चलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो पियाजे की अवस्था है जिसे हम लोग संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, इस संवेदी गामक अवस्था में कहा जाता है कि बालक अपने प्रारंभिक एज में यानी 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जो जिज्ञासा है उन्हें शांत किया जाना चाहिए। यानी जब वो कोई चीज पूछे तो उसे बताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि इस चीज का आंसर ये हो सकता है। यानी जिज्ञासा उसकी दमन नहीं करनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखिए ये चीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590? तो लगभग 1930 के समय आपके भारत में बाल विकास की शुरुआत हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह असुरक्षा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं की धारणा धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था या स्व केंद्रित की अवस्था? तो आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है फ्रेंड आपका, और सीटेट के एग्जाम में ये कथन बार बार आपका पूछा जाता है। क्या हरलॉक है, जेम्स ड्रेवर है, मैकडूगल है या मुनरो है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हरलॉक हो जाएगा। ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, किशोरा अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनले हॉल या ग्रिडफे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो स्टेनले हॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि इसमें लिखा है देखो हॉल, हॉल क्या होते हैं? बहुत उच्चतर यानी ऊंचे ऊंचे होते हैं, और श्रेष्ठतर, जो हॉल में हमेशा श्रेष्ठ लोग ही बैठते हैं। आगे है, किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन या परिभाषा देने वाले कौन है? हेंडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जीन पियाजे आपके हो जाएंगे। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है और पूछ ली जाती है। क्यों? इसमें जो आपका वर्ड लिखा ना आदर्शों की अवस्था है, यहीं पे बालक क्या करता है? अपने चरित्र का निर्माण करता है, यानी वो समाज की तरफ देखता है और समाज के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। आगे है आपके, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है?
शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपके शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ये मानसिक नहीं, जबकि ये आपका फ्रेंड पता होगा ये आपका शारीरिक विकास है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। भाई आपका शरीर बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये आपके शारीरिक विकास है ना। किसी का अगर दिमाग बहुत बड़ा है तो उसकी बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, यानी सबसे कम कब होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? तो प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती हैं। जब हम देखते हैं कि शैशवावस्था में जन्म के समय बच्चे में 270 हड्डी होती हैं, बाद में जुड़ते 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 क्या होता है, वो आपकी 206 हड्डियां ही बचती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, और जो आपके टेट एग्जाम जो होते हैं अलग अलग टेट में ये बहुत बार पूछी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है स्किनर, स्टेनले हॉल, E.L. किलपैट्रिक या थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपके बन जाएंगे स्टेनले हॉल। ध्यान रखिएगा, स्टेन से आप समझते हैं स्टेन गन, और जब किसी के पास स्टेन गन होगी तो वो बड़ा संघर्ष करेगा, तूफान करेगा, विरोध करेगा। ये चीज आप स्टेन से रिलेट कर सकते हैं, स्टेन गन। ठीक, इससे आप ध्यान सकते हैं, वो किसी को भी हिला सकता है। हॉल से आप कह सकते हो किसी को भी, और स्टेन गन से हिला सकता है, यानी तूफान ला सकता है। आगे देखिए, किशोरा अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की? तो किशोरावस्था में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या होती है फ्रेंड्स वो समायोजन की होती है, कि आपको पढ़ना भी होता है, आपको समाज के कार्य भी करने होते हैं। तो हर प्रकार के जो आपकी बाधाएं हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? वो आपको किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। इन्हीं बाधाओं से निपटने के लिए आप क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। समायोजन फ्रेंड क्या होता है? अपने टाइम को मैनेजमेंट करना। तो ये समस्या कब आपको देखने को मिलती है? तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है किशोरा अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2 या 1? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिन्हें हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं, प्री कहते हैं, फिर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, फिर अमूर्त कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 4 अवस्थाएं आपकी पियाजे की हैं। अगला है एरिक्सन, एरिक एरिक्सन है पूरा नाम इनका। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन यहाँ पे लेकिन होना चाहिए फ्रेंड, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, यानी बहुत आगे आगे कूदा करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो ये क्या है? 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक या किशोर अवस्था। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। ये ध्यान रखिएगा। एरिक एरिक्सन का एक सामाजिक सिद्धांत है, वो आपका वीडियो आपके इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो मानसिक विकास होता है वो आपका प्रभावित नहीं होता है धार्मिक वातावरण से। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किए? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड या पावलोव? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कोहलबर्ग हो जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही आपके नैतिक अवस्था के बारे में बताया था। ये चीज आप ध्यान रखें। इन्होंने 3 नैतिक अवस्था बताई थी, ठीक, जिसमें पूर्व, उत्तर और बीच में आपकी मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? यानी किसने बिल्ली पे किया, किसने चूहों पे किया, किसने कुत्ते पे किया? कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल या पावलोव ने? तो आपके मेंडल ने जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेंडल, मैकडूगल नहीं, मेंडल जो है आपके, उन्होंने प्रयोग किया था किसके? आपके चूहों पर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का
उच्च स्तर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आसानी से चिढ़ने वाला। यानी जो अच्छा ऊर्जावान होगा, मित्रवत होगा, वो किसी भी बात का इतनी जल्दी बुरा नहीं मानेगा। ठीक, खुशमिजाज भी होगा, सामाजिक भी होगा, उच्च ऊर्जा का स्तर भी होगा, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा आपने मजाक किया वो चिढ़ गया, तो ऐसा वो बालक नहीं होगा। ठीक, इसलिए हमसे नहीं पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष से, 16 वर्ष से, 12 वर्ष से या 18 वर्ष से। तो किशोरावस्था को फ्रेंड पता है 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रॉयड, फ्रांसिस गाल्टन या आपके इवान पावलोव। तो इवान पावलोव जो फ्रेंड्स ये तो आपको पता है अधिगम से ही संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स ने आपके पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? यहां पे इसको कट करके स्थायित्व लिख लीजिएगा। सहायता की, पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बैलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पियाजे। जो पियाजे की सेंसरी मैटर की अवस्था है जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, वहां पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? वस्तु स्थायित्व। ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छी वीडियो में बताया था मैंने आपको की पॉइंट वाले में, कि कोई चीज होती है अगर आप उसको आंख के सामने से गायब भी कर दें लेकिन उसका क्या होता है, वो वस्तु रहती है, यानी उसकी भौतिक अवस्थाएं बनी रहती हैं। ये चीज आप इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व कहते हैं, यानी आंखों के सामने ना होने पर भी वस्तु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस ओर इंगित करता है? ठीक, तो पराहम की केंद्रता, केंद्रता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। तो ये सजीव चिंतन है। उसे ये लगता है कि सूर्य जैसे हम चल रहे हैं वैसे सूर्य भी हमारे साथ चल रहा है। मान लीजिए कोई बालक है यहाँ पे और कोई बालक आगे की ओर भाग रहा है, तो उसे क्या लगता है कि मेरे पास पीछे पीछे सूर्य भी भाग रहा है, तो उसे लगता है कि सूर्य भी एक जिंदा प्राणी है। तो ये आपका जो आपकी फ्रेंड माफ कीजिएगा, जो आपकी पूर्व मूर्त अवस्था होती है उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है टर्म। ठीक, ये पियाजे की अवस्था के अंतर्गत आता है। आगे है नेक्स्ट हमारा, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूला, नॉम चोमस्की या ईसी टॉलमैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो चोमस्की हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीटेट में जब भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके 90% आंसर में आपको नॉम चोमस्की देखने को मिलते हैं। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, हो सकता है की पॉइंट के जैसा ये आपके काम में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या है? फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों पर जाता है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था या प्रक्षिप्त अवस्था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। लैंगिक अवस्था में बच्चों का जो ध्यान है वो जननांगों पर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सदृशता, शाब्दिक या चित्रपूर्ति? तो वेस्लर वाला जो है आपका वेस्लर बुद्धि परीक्षण जो है उसमें आपका जितने भी चित्रपूर्ति की चीजें आती हैं वही सभी आपकी पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का खाली जगह है सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। इसके जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वे कौन है? आप लोगों को पता होगा, फ्रायड। ध्यान रखिएगा, फ्रायड इसके क्या है? मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषणवाद के। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने लिखी है, सिन ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है या स्टर्न ने लिखी है? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डार्विन। डार्विन ने आपकी पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ
क्या है, यानी मानकीकृत जो आपके परीक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? विश्वसनीयता होती है उनमें, सही है। वैधता होती है, ये भी सही है। मानक होता है, जब मानकीकृत है तो मानक होंगे, तो ये सभी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यानी सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस वो चलती है लेकिन धीमे धीमे चलती है। ये चीज किसने कही है? कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन धीमे धीमे चलती है। ये बात किसने कही? कॉर्सनिक ने कही क्या, पियाजे ने कही है, स्किनर ने कही है, या हरलॉक ने कही है? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो स्किनर हो जाएगा। स्किनर महोदय आपके क्या कहते हैं कि विकास आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ये किसने कहा है? अधिगम अवृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? यानी क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था है ये हमसे पूछा गया है। अधिगम अवृद्धि की है, व्यक्तिगत अध्ययन की है, उपचारात्मक अध्ययन की है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा अधिगम और वृद्धि। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यानी जो विकास होता है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ये हमसे कहा गया है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वचन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, आकार में वृद्धि आपका वृद्धि है, सोच आपका डेवलपमेंट है, और समझ कौशल में वृद्धि आपकी एक डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता रखा है कि विकास में वृद्धि सम्मिलित है जबकि वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तनाव एवं क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था? तो तनाव एवं क्रोध की जो फ्रेंड्स अवस्था है ये आपकी किशोरावस्था होती है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग झंझावट की अवस्था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तूफान की अवस्था और तनाव क्रोध तो लिखा ही है, लेकिन ये सब कहा किसने है? तो ये सब फ्रेंड कहा आपके स्टेनले हॉल ने। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्टेनले हॉल महोदय ने आपकी किशोरावस्था को झंझावट, तूफान, तनाव और क्रोध की अवस्था कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास परिणाम है किस चीज का? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन सी, यानी आपका बालक का जो विकास है वंशानुक्रम के साथ साथ में आपका वातावरण, इन दोनों से प्रभावित होता है। यानी दोनों का अगर आप देखोगे तो 50-50% योगदान होता है, लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिक जो है वो वंशानुक्रम का योगदान कम और वातावरण का योगदान ज्यादा मानते हैं। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों का यानी अंतःक्रिया का ही परिणाम क्या होता है? बालक का विकास होता है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शारीरिक विकास का एक क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या समायोजन? तो स्नायुमंडल यानी जो आपका मस्तिष्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक, स्नायुमंडल यानी मस्तिष्क के लेके आपका जो सिर वाला भाग है, इस सबको हम लोग स्नायुमंडल कहते हैं। ये सब आपके शारीरिक विकास में आता है, जबकि स्मृति, प्रेरणा और समायोजन ये फ्रेंड्स आपके मानसिक विकास है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया था शारीरिक विकास। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, या छोटे अक्षरों में लिखना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी लिखावट। यानी जब आपका लेखन सही होगा, ठीक, लेखन जब सही होगा तो जो लेखक लिख रहा है वो भी साफ साफ दिखेगा। इसीलिए यानी लिखावट जो होनी चाहिए वो सही होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो आप कैट लिख रहे हैं तो कैट सही लिखा होना चाहिए। अब ये भी कैट लिखा है लेकिन सब बच्चों को ये कैट ज्यादा समझ में नहीं आएगा जितना ये वाला समझ में आएगा। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, या नैतिक विकास है? क्योंकि यह शरीर और उसका गत्यात्मक विकास है, यानी हमेशा गति में रहता है, चलता रहता है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक
अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो यहाँ पे 16 की जगह आप 15 कर लीजिए तो आपका ऑप्शन बन सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है, ठीक। उसके बाद आपकी पूर्व मूर्त अवस्था होती है, पूर्व मूर्त अवस्था। इसके बाद आपकी आती है मूर्त अवस्था और लास्ट वाली आती है आपकी अमूर्त या औपचारिक अवस्था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इनके आगे इनकी एज तो लिखी ही है, ठीक। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन कौन सा है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, बुद्धि का लिंग पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी बुद्धि का जो आपकी जो देखते हैं ना आईक्यू लेवल, उसका लिंग से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परामर्श का उद्देश्य है क्या। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो समायोजन का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड वो क्या होता है सभी, यानी बच्चों को समझना है सबसे पहली बात है ना, फिर उनकी कमियों का पता लगाना है और फिर कमियों की सहायता करना है। यानी जैसे कोई बालक है, अब वो बालक मान लीजिए स्कूल देर में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, कोई बालक जो है वो क्या कर रहा है, स्कूल आने में देरी कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी समस्या को समझोगे, है ना, समस्या में समझोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप ये देखोगे कि वो समस्या है क्यों, यानी समस्या का कारण क्या है ना। फिर उसके बाद उसका आप क्या करोगे, निदान करोगे, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, परामर्श की कहलाती है, ठीक। कोई भी डॉक्टर देखे आप जब देखते होंगे सबसे पहले डायग्नोसिस कराता है, क्या कहता है, भैया ऐसा करो, आप इस चीज की जांच करा लो, है ना। तो पहले डायग्नोसिस होगा, फिर देखता है ना कि क्या निकल के आते हैं, उस चीज की उसकी दवाई चलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ानी चाहिए, शिक्षक का रूप से व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक का आदर्श रूप। यानी जब अगर शिक्षक जो आपका होगा वो अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो उसके जो शिक्षार्थी होंगे यानी विद्यार्थी होंगे वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये अंतर्गत आपका कह सकते हैं ना सूझ का सिद्धांत है, ठीक। चलिए आगे है हमारा, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किस चीज में, व्यवसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में या लैटिस स्कूल में। तो फ्रॉबेल का जो फ्रेंड्स योगदान है वो किंडरगार्टन, यानी जो आपके 2 वर्ष के बाद के जो बच्चे होते हैं लगभग 6 वर्ष तक, यानी 2 से ज्यादा और 6 से कम, इन सभी को किसमें रखा जाता है, केजी में रखा जाता है, किंडरगार्टन में। और ये शिक्षा पद्धति थी किसकी, तो अपने फ्रॉबेल महोदय की थी। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज को, प्रतियोगिता की भावना को, नहीं, सहयोगिता की भावना को, हाँ, प्रतिद्वंदिता की भावना को, नहीं, तटस्थता की भावना को, नहीं, तो सहयोग की भावना, है ना। अगर कोई बालक मान लीजिए एक काला पेन नहीं लाया है, कलम नहीं लाया है, तो दूसरा बालक उसको क्या देता है, कलम दे देता है। तो ये भावना कैसे कहलाती है, सहयोग की भावना कहलाती है, ठीक। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिकता विकास। तो ये क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ये आपके कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए, यानी उसे बच्चे का सामाजिक साथ में शारीरिक, है ना, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, यानी उसके सभी पक्षों का विकास करना चाहिए, किसको, शिक्षा को। तो ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास कहते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज या पोषण।
तो वंशानुक्रम और पर्यावरण, या इसके साथ में हम लोग लिख सकते हैं वातावरण। इन दोनों की ही जब अन्योन्य क्रिया यानी अंता क्रिया होती है, उसी के बाद हमारा क्या निकल के आता है, इन्हीं की अंता क्रिया के बाद हमारा विकास निकल कर आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष लागू की गई थी? सन 2001, 2003, 2004 या 2006? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सन 2004। यानी सन 2004 में आपके कंप्यूटर सीखने की योजना भारत सरकार द्वारा आपकी लागू कर दी गई थी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की एक मौलिक अधिकार है के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस में शुरू किया गया? हमसे पूछा यह जा रहा है कि किस वर्ष आपका सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब सभी, शिक्षा मतलब शिक्षित हो, यह अभियान कब शुरू किया गया था? यह हमसे पूछा गया है। सन 1996, 1998, सन 2001 या सन 2003? तो ये फ्रेंड्स आपका सन हुआ था सन 2001 में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, और ये पूछा जाता है कि आपका सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो सन 2001 में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था? सन 1990, सन 1992, सन 1998 या सन 1996? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सन 1988। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ठीक, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? तो शिक्षक की विषय की जो समझ है वो सबसे ज्यादा प्रभावी करती है शिक्षण पे। अब मान लीजिए कोई अध्यापक आपका गणित का है, गणित के विद्यापक से अगर आप ये कहेंगे कि वो आपको इतिहास पढ़ाए, तो वो नहीं पढ़ा सकता, मतलब पढ़ा सकता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता। वही चीज लागू होते हैं आपके इतिहास के अध्यापक पे। तो इतिहास का अध्यापक गणित को उतने अच्छे से समझा नहीं सकता। तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु की जब समझ होती है तो उसका शिक्षण जो होता है वो प्रभावी बन जाता है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक निम्नलिखित में से के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री को उपयोग करता है? किस लिए करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, या छात्रों के अंदर शिक्षण बनाए रखने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा बी हो जाएगा, यानी अपनी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हो, उस शिक्षण कार्य में आप किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं? एक तो पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने टीचिंग में देखा भी होगा। साथ में आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोई ऐसा विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं जिसमें मॉडल यूज हो रहा है तो आप उसमें मॉडल यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए? तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी अध्यापक से मिलना है, आपने उस बच्चे से कहा है कि आप अपने अध्यापक को लेके आइए और वो फिर भी नहीं आते हैं, ऐसे में शिक्षक का जो कर्तव्य बनता है वो यह बनता है कि वह उन अध्यापकों से जाकर मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बन जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, खाली जगह है फिर यहाँ पे, और पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस रूप में जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। कैसा? एक नेमी कार्य माना जाता है, एक
कार्य नहीं माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य माना जाता है, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता। तो जो पाठचर्या बनती है फ्रेंड, वो एक अत्यधिक विशेष कार्य रूप के मायने जाना जाता है। इसके लिए पूरा आपका एनसीएम यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 में आया था कि बच्चे की जो पाठचर्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इस बारे में पूरी तरीके से अच्छे से चर्चा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो लोगों के बीच। यानी अगर आप किसी बच्चे की प्रशंसा कर रहे हो तो सबके सामने करिए, जिससे क्या होगा, उस बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा और वो आगे चल के आपकी क्लास में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो आपका जो प्रशंसा है वो एक प्रकार का पुनर्बलन है जो बच्चों के अच्छे कार्य करने में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड व अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ग्रेड होगा। यानी आप देखते होगे ना, ग्रेड ए प्लस, फिर ए मिलता है, फिर बी प्लस मिलता है, फिर बी मिलता है, फिर सी प्लस मिलता है, फिर सी मिलता है एंड डी मिलता है। तो ये आपकी ग्रेडिंग, इसको ना हम लोग ग्रेड कहते हैं। ये मोस्टली आप लोगों ने जब मार्कशीट अपनी देखी होगी, तो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया है उनकी मार्कशीट में लास्ट में क्या होता था, ग्रेड स्पोर्ट वाले सेक्शन में दे दिया जाता था। ठीक, तो अपना ग्रेड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसको कौन सा ग्रेड मिला है। देखते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली जगह हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहित किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 85%। यानी हम अपनी पढ़ाई का लगभग 85% जो कार्य है वो कैसे करते हैं, या तो देखकर करते हैं या सुनकर करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ भी लेना देना नहीं है, या कि किसी प्रकार की उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसे वातावरण को क्लास में क्या करना चाहिए फ्रेंड, बढ़ावा देना चाहिए। यानी जहां पे आपका सकारात्मक माहौल हो, ऐसे माहौल को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी बात निकल के आती है वो सहयोग की भावना निकल के आती है, ये मैंने आपको भी बताया। आगे है आपका, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी हो जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो देखिए, मान लीजिए अगर शिक्षक को पढ़ाने का कार्य दिया गया है ना, बाद में उसकी क्या की जाती है, विभिन्न जगह पे उसकी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसका शिक्षक का जो कार्य होता है यानी शिक्षण का, वो कार्य बाधित होता है ना, बार बार क्या होता है, उस कार्य में बाधा पहुंचती है। तो ऐसे में उसकी जो क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स में सतत मूल्यांकन, जो कॉन्टिन्यूअस आपका जो मूल्यांकन होता है वो किया जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने आज लेसन फर्स्ट पढ़ाया, तो उसको अच्छे से समझा लीजिए, फिर उसके एक डाउट क्लास लगा लीजिए, उस डाउट क्लास के बाद में आप क्या कर लीजिए, उस चैप्टर का टेस्ट लीजिए, फिर आप वही करिए, फिर लेसन 2 पढ़ाइए, डाउट क्लास कीजिए और टेस्ट की लीजिए। इस प्रकार के मूल्यांकन को हम लोग कैसा मूल्यांकन कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो फ्रेंड तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखते हैं, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभाव तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये या सभी। तो ये सभी गुण क्या आपके शिक्षक के अंदर होने चाहिए। यानी वो एक आदर्श जीवन जीता हो, ठीक, बच्चों में आदर्श मोरल डेवलप कर रहा हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहा हो, यानी जो भी टाइमिंग आपकी स्कूल की होती है उस टाइमिंग में आता है, बच्चों को पढ़ाता है,
और उसके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, यानी वो चार्ट का भी प्रयोग करता है, मॉडल का भी प्रयोग करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, यानी अधिगम की जो सबसे उचित परिभाषा है वो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है। तो अधिगम मैंने आपको बता रखा है, अधिगम मींस फ्रेंड क्या होता है, सीखना होता है। क्या है वो, समस्याओं का हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। क्यों, मैंने आपको अधिगम वाले चैप्टर में बता रखा है कि अधिगम क्या है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक, यानी ये सभी के साथ होती है, चाहे वो पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो। यानी अधिगम सिर्फ पढ़ने से नहीं है, अधिगम आपके सीखने से, किस चीज में आप क्या चीज सीख रहे हो वही आपकी अधिगम है। अधिगम आप सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कर सकते, एक विशिष्ट हुनर के लिए नहीं कर सकते, या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास के लिए नहीं कर सकते। अधिगम क्या है, अधिगम पूरा एक सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी कोई भी चीज आप सीखते हो तो सिर्फ एक चीज के लिए उसे सीखते नहीं हो। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा डी वाला, खुद करके। यानी किसी भी एक हुनर को अगर आपको मतलब अपना टैलेंट बनाना है तो उसे आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई उसे सिखाएगा नहीं। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू कर देते हैं, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो वर्णमाला की जो पहचान है फ्रेंड्स, वो बच्चे लगभग आपकी 3 वर्ष की उम्र में शुरू कर देते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपका आ रहा है, जैसे किसी बच्चे को आ पढ़ना, का पढ़ना, चा पढ़ना, टा पढ़ना, ये लगभग 3 वर्ष की उम्र में उसे आ जाता है। तो यही ये सब सभी हैं किसके, वर्णमाला के हैं। तो ये सब आपका किससे शुरू होता है, लगभग 3 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और 5 साल की उम्र तक जाता जाता आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हमसे शुरू पूछा था तो 3 साल में शुरू होता है, लगभग 5 वर्ष में उसको क्या होती है, वर्णमाला के अक्षर जितने भी होते हैं सभी आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए 3, 4 और 5, 4 से जो 6 वर्ष की उम्र होती है, इस उम्र को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी प्रारंभिक स्कूल की, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यानी विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने क्या, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। यानी आपके शिक्षक को विद्यार्थियों के जब सभी पक्ष, यानी मैंने बताया ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, सृजनात्मक, जितने भी आपके 8 से 9 पक्ष बनते हैं, जब उन सभी पक्षों की जानकारी आपके शिक्षक को होती है तो वह बालक के अंदर बड़े ही आसानी पूर्वक सामाजिक विकास को आगे बढ़ावा दे सकता है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से किससे गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। यानी स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम सीखे हुए ज्ञान को, यानी सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरी जगह प्रयोग करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और मैंने बताया था आपको वीडियो में, तो यह 3 प्रकार का होता है, कभी कभी धनात्मक होता है, कभी तो ऋणात्मक होता है, और कभी आपका शून्य होता है, ठीक। यानी साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, धनात्मक, है ना। ऋणात्मक क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ कार चलाते हो, लेकिन आपको वहीं अमेरिका में अगर कार चलाना हो जाए तो वहां की कार उल्टा है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। यानी सीखा हुआ ज्ञान जब कहीं पे दिक्कत करने लगता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। शून्य क्या है, शून्य यह है कि कार चलाने के लिए आपको मोटरसाइकिल का किसी प्रकार का यूज नहीं आता है, ठीक। तो ये आपका शून्य हो गया। तो वही पूछा गया समान तत्व यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है, आपके अधिगम अंतरण से। आगे है, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, यानी एक्टिव एज। स्फूर्ति मतलब क्या हो गया, एक्टिव एज किसे कहा जाता है, किस एज में बालक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, शैशवावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो फ्रेंड मोस्टली लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, आगे आगे कूदता रहता है हर चीज के। नहीं आपने देखा होगा कुछ भी घर में हो वो आगे कूदता रहता है। इसी को आपके जो रॉश महोदय हैं वो क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। ठीक तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। आगे हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बहुत ही अच्छा कथन है, जरा देखते हैं किनका है ये, वुडवर्थ का है, रॉस का है, एनोटिसी का है या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड रॉस हो जाएगा। ठीक ये चीज आप ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी परिभाषा है। आगे हमारा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन कैसा है, मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास का या भाषा का विकास का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा मानसिक विकास का। यानी जब आप किसी चीज को संवेदना में लेते हैं, यानी आप उसकी पहचान कर लेते हो, बाद में उसे क्या कर लेते हो, मानसिक में उतार लेते हो, तो संवेदना क्या है, मानसिक विकास का प्रथम चरण है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, विकास रेखीय नहीं होता है जबकि विकास आपका चक्राकार है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, चक्राकार है। ठीक आपकी घंटी की आकार का है ये चीज। चक्राकार मतलब कभी धीरे कभी तेज, फिर धीरे 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 फिर तेज, ये चीज घंटी का है। तो विकास क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, चलता रहता और फिर कुछ समय के बाद नीचे गिर जाता है। ठीक तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो विकास आपका रेखीय यानी एक जैसे चलने वाला नहीं, यानी हर साल आप मान लीजिए एक साल आप 2 सेंटीमीटर बढ़े हो तो ये जरूरी नहीं कि अगले साल भी आप 2 सेंटीमीटर बढ़े, हो सकता है आप 4 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो एक जैसा रेखीय नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी। तो ये फ्रेंड आपके उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा, यानी आपका स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सभी आपके किसके अंतर्गत आती हैं, शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो फ्रेंड है ये आपका वंशानुक्रम नहीं जबकि वातावरण का एक तत्व है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों तत्व आपके वंशानुक्रम के, हमसे नहीं ही पूछा गया था। ठीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने, मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने या जेबी वॉटसन ने। तो ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी में क्या किया गया है, बालक को ही केंद्र माना गया है। तो इसी बीच में आपको क्या किया गया है, यानी बालक केंद्र में रहेगा और जितनी भी चीजें होंगी उसे देखकर ही बनाई जाएंगी, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई मॉडल हो, वो सब बालक को देख के ही बनाई जाती हैं। ठीक तो ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी माना जाता है। अभी मैंने बताया था कि ये रॉस महोदय ने आपके कहा है, किसे कहा है जरा देख लेते हैं। शैशवावस्था को कहा है, बाल्यावस्था को कहा है, किशोरावस्था को कहा है या प्रौढ़ावस्था कहा है। तो आपके जो बाल्यावस्था में है इसमें आपके क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता यानी किशोरा अवस्था के गुण झलकने लगते हैं, है ना। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, आपको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। अगला है हमारा, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है क्या, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता का होना। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि देखते होंगे जब बालक छोटा होता है, यानी जन्म से 0 से 6 वर्ष तक का होता है, तो उसके अंदर किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। वो बाबा को भी मार लेता है, पिता को भी मार लेता है, यानी सबको कुछ ना कुछ कह देता है, किसी प्रकार के उसके अंदर नैतिक गुण नहीं होते हैं। ठीक ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस पे आपके जो वो है कोहलबर्ग, उन्होंने कहा भी है, लॉरेंस कोहलबर्ग जो आपके उन्होंने कहा है कि बच्चे जन्मजात नैतिकता गुण पैदा लेके नहीं होते हैं, उनके ऊपर मॉरल का जो ठप्पा होता है वो जन्म से नहीं लगा होता है, ये गुण उसे समाज से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ाते हैं,
नेक्स्ट है हमारा सहस्रावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो सहस्रावस्था में आपकी चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, बाकी तीनों चीजें आपके देखने को मिलती है। यानी बच्चा तेज सीखता है, हर चीज को जानने की प्रवृत्ति रहती है कि ये चीज कैसा हुआ, ये चीज कैसे आई। और अनुकरण यानी आपको देख देख कर सीखता है, जबकि वो स्वयं चिंतन करके सीखता नहीं है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चिंतन लगभग उसका 4 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ये मैंने अभी आपको बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्किनर हो जाएगा। स्किनर महोदय ने ही आपको क्या कहा था कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली लेकिन धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिग एवं हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कथन किसके लिए संबंधित है? सहस्रावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था में इतने ज्यादा परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि किशोरा अवस्था को अगर एक शब्द में वर्णित करें तो हम लोग कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव विकास एक विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आप बाल्यावस्था में पहुंच गए तो आप लौट कर बाल्यावस्था में नहीं आ सकते। ठीक, तो ये आपका सिद्धांत विकास का नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल से पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो पहला वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी खेल पद्धति बनाई जाती है वो बच्चे के विकास और वृद्धि इन दोनों को समझकर ही बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का संबंध सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या आपका निरंतरता का सिद्धांत? यानी जो आपका कॉन्टिन्यूअस लॉ ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यानी आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक आपके अंदर किसी ना किसी चीज का डेवलपमेंट होता रहता है। और कैसा होता रहता है? निरंतर, यानी आप सीखते ही रहते हो। तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी? आपकी निरंतर की प्रक्रिया। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किस चीज में? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में? तो फ्रेंड विकास की जो दर होती है उसमें आपके दो विद्यार्थी जो है वो अलग अलग होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में काम किया? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा नैतिक। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग का मैंने आपको नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा के रखा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास में नैतिक विकास का आपका क्या किया था? खोज किया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासाओं का संबंध कौन सा है? यानी जो आपकी जिज्ञासा है एक मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध किससे है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या भूख से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से। यानी जब आप किसी चीज को सीखते हो तो आपके अंदर जिज्ञासा होती है और सीखने के बाद उस चीज पे आप आश्चर्य करते हो, सरप्राइज हो जाते हो कि ये चीज मैंने कैसे सोची या की है। अगला हमारा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी सबसे अच्छा कथन कौन सा है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं,
अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकता है आपसे, ये कथन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं तो नकारात्मक हो गया, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं ये भी एक तरीका नकारात्मक ही सेंस दे रहा है, और बहुत कम सीखते हैं ये भी नकारात्मक का ही सेंस दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष में, या डी कोई कोष में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा केवल एक कोष में, यानी एक कोष में उसका क्या होता है, जीवन आरंभ होता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास के से तथा पैरों के उचित उपयोग। ये क्या है, मस्तिष्क और आत्मा है, अधिगम और शिक्षा है, प्रशिक्षण और अधिगम है, या शक्ति और गति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका शक्ति और गति। यानी देखो लिखा ना गामक विकास, शरीर, गामक मतलब होता है शारीरिक विकास, से हमारा तात्पर्य क्या है, शक्ति और गति का। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है फिलअप है क्या है कि अवस्था एक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों से पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। कब तक, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 या 9 वर्ष। यानी 8 या 9 वर्ष में बालक क्या होता है, इसकी जितनी भी इंद्रियों का या दृष्टि का विकास है, श्रवण की शक्ति का विकास है, वो पूर्णता हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अवस्था में बालक में नई खोज, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। मतलब 8 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक जो होते हैं, आप देखते हो ना कि घर से पूरा दिन बाहर ही रहा करते हैं, कहीं दोस्तों के साथ रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो उसमें घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे एक तरीके के गैंग एज भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था को हम लोग गैंग एज यानी समूह की अवस्था भी कहते हैं। थोड़ी ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाता है कभी कभी कि निम्न में से किस अवस्था को समूह की अवस्था कहा जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट हमारा है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर। आपकी तर्क यानी रीजनिंग, ठीक, जानने की इच्छा, जिज्ञासा और निरीक्षण यानी हर चीज को देखकर उसके बारे में जानने की, निरीक्षण करने की, किस आयु स्तर तक हो जाती है, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष की उम्र तक बालक में क्या अंदर होता है, ये सभी चीजें आ जाती हैं। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना एक भाग है। ब्रिजेज एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मैकडूगल के जैसे मैकडूगल ने आपके मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा है हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ आपका एक संवेग जुड़कर आता है। ऐसे ब्रिजेज महोदय ने भी आपके 4 मूलतः संवेग बताए हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देख लेते हैं कहां पे है। तो आपको दिख रहा होगा ना, लिखा है ऑप्शन नंबर सी में संवेगात्मक विकास, ठीक। तो सी वाला आंसर इनका बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक विकास वाला इनका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता हैं, यानी बुद्धि परीक्षण जो होता है उसके जन्मदाता कौन है। लेवेटर है, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम स्टर्न है या अल्फ्रेड बिने है। तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि बिने को ही क्या माना जाता है, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सन 1905 में आपके बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है सबसे पहले, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है किस चीज में। अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, विचारात्मक प्रक्रिया। यानी प्रतिबिंब मतलब होता है किसी चीज की इमेज, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अवधारणा यानी किसी चीज का प्रिंसिपल, ठीक। प्रतीक यानी किसी चीज का संकेत टाइप। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके किसमें आती हैं, विचारात्मक प्रक्रिया में आती हैं, जो कि किससे रिलेटेड होती है, आपके मानसिक क्रिया से, है ना। विचार करना किसके अंतर्गत आता है,
मानसिक क्रिया के अंतर्गत। अगला है हमारा छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों का अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। जब छोटा बच्चा आपका ऐसा कुछ करता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। मतलब वो खिलौना जो होगा, मान लीजिए उसके पास एक बाइक है, वो बाइक उसने क्या की? तोड़ दी। बाद में उस बाइक को जोड़ेगा, ये वाला पहिया यहाँ लगाओ, ये हैंडल यहाँ लगाओ, ऐसे बनाओ। तो ये सब किसके अंदर आता है? उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है कि कैसे बना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हमारा शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत, नैतिक विकास के अंतर्गत। तो नैतिक विकास से कोई मतलब ही नहीं, नैतिक विकास यहाँ पे नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास बुद्धि से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा। संवेगात्मक विकास भी आपका मानसिक से संबंधित होता है। तो बचा ऑप्शन आपके पास ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिए। शरीर की बात कही जा रही है तो शरीर में वृद्धि तो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आएगी, जबकि ये तीनों पक्ष आपके किससे रिलेटेड हैं? आपके मानसिक विकास से, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि एक वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? क्या? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। देखिए, कोई भी जब हमें समस्या आती है ना, तो उस समस्या की सबसे अच्छी पहली बात क्या है कि उस समस्या को आप जानने का प्रयास करें, है ना। जब तक आप समस्या को पूरी तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक वो समस्या हल नहीं हो सकती। ये कौन कहता है? ये कहता है आपका गेस्टाल्टवाद। क्या कहता है? कि जब भी आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप उस समस्या का पहले पूर्णतः निरीक्षण करें, यानी पूर्णतः उस समस्या को समझें, फिर उसमें अपना तर्क वितर्क लगाएं। बाद में ही जब आप तर्क वितर्क लगाओगे तो आपकी सूझ उत्पन्न होगी, उसी सूझ से आपको क्या मिलेगा? आपका समस्या समाधान मिलेगा। तो किसी समस्या को समाधान करने के लिए समस्या के प्रति जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि का संबंध फ्रेंड आपके आकार और भार से, यानी बच्चा देखिए जब जन्म लेता है तो एक छोटा होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो क्या होता है? वही बच्चा आपका बड़ा हो जाता है ना। तो उसका क्या बढ़ जाता है? आकार और भार दोनों बढ़ जाते हैं, यानी उसका वेट भी बढ़ जाता है और उसकी लेंथ या लंबाई भी बढ़ जाती है। चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। या तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, किशोरा अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, यहाँ पे अपना हम लोग 18 कर लेते हैं, अब ये सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 8 वर्ष। थोड़ा सा आप देख लीजिए, शैशवावस्था की जो उम्र होती है फ्रेंड्स, वो आपकी जन्म से यानी 0 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक चलती है। शैशवावस्था के बाद आपकी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो फ्रेंड उम्र है वो आपकी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था की जो उम्र है फ्रेंड्स, वो आपकी किशोरावस्था की उम्र जो है वो 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक आपकी चलती है। फिर 18 के प्लस आपके क्या आ जाती है? प्रौढ़ावस्था आपकी आ जाती है। इन्हीं अवस्थाओं को फ्रेंड्स आपके अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जैसे उत्तर शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। यानी वंश क्रम, जो आपके वंशानुक्रम जो नियम चलते हैं ना, कि समान समान को उत्पन्न करेगा, इस टाइप के नियम किसके अंतर्गत आते हैं? प्रयासों में आते हैं, सीखने में आते हैं, समानता में आते हैं या स्वास्थ्य में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो समानता का नियम आपका हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, समान जो है वो समान को ही जन्म देगा। मतलब अगर कोई चूहा है तो वो चूहे को ही जन्म देगा, ना कि हाथी को। चूहे का बच्चा ही चूहा बनेगा। तो ये क्या है? समान का नियम है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हमने बताया था ना आपको शुरुआत में ही, पहले वीडियो में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बस इतना ही फर्क है, जो विकास होता है उसमें आपका वृद्धि शामिल
होती है। अर्थात बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के वृद्धि नहीं हो सकता। ठीक, तो आपका जो शारीरिक पक्ष है वो आपके प्रत्येक पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। तो इसीलिए क्या हो गया आपका ये जो एक दूसरे के पूरक होगा। पूरक मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट, यानी ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, विरोधी तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो ये तो नहीं हो सकता। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और एंशियंट किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। और बाल्यावस्था से पहले एक अवस्था आती है जिसका नाम क्या है फ्रेंड, शैशवावस्था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। यानी आपकी शरीर में जो कुछ भी घटित होगा वो आपके शारीरिक विकास से संबंधित होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन ये तीनों आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं, मानसिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक, ऑप्शन है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानसिक विकास को तो वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है। अगर एक घर में आपका मतलब पिता अगर किसी चीज में है, पुलिस में है, ठीक, तो लड़के का भी जो मतलब उद्देश्य रहता है वो कैसा रहता है कि वह पुलिस में ही जाए। और वातावरण का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि वातावरण और वंशानुक्रम का जो 50-50% का योगदान रहता है, लेकिन कुछ जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो वातावरण को ज्यादा उत्तरदायी मानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीखने की प्रोजेक्ट विधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये उपयुक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि में मोस्टली आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके बारे में आपको लिखने के लिए आता है। मान लीजिए कोई टॉपिक बता गया जैसे स्पेस, तो स्पेस के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये आपके इन तीनों में से किसी भी अवस्था में आपका चलता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर तर्क का विकास होना शुरू कर देता है और किशोरावस्था तक तर्क का विकास जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि इन तीनों में से आपको यानी 6 वर्ष से लेके आपके 18 वर्ष तक दी जा सकती है। ठीक, मतलब 6 वर्ष का मतलब यहां से है लगभग शुरुआत से लेके, यानी अगर आप 6 वर्ष का मतलब हो जाएगा अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, 6 वर्ष में 5th में तो नहीं होंगे फ्रेंड, माफ कीजिएगा थोड़ा। 6 वर्ष का मतलब यहाँ आपसे क्या हो जाएगा, 6 वर्ष में आप लगभग फर्स्ट में तो हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट में आपको अगर प्रोजेक्ट दिया गया, देखते होंगे आपको जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है इनमें बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला बन जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या है? क्या संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के अंदर जो संवेग होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस अवस्था को क्रोध एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। ठीक, शारीरिक परिवर्तन और बहुत ज्यादा जैसे दाढ़ी मूंछ आना, है ना, बहुत ज्यादा क्या होते हैं शरीर में परिवर्तन भी आपके देखने को मिलते हैं। समायोजन अपना जो इस अवस्था को अगर एक शब्द में कहा जाए तो परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। तो समायोजन बहुत करना पड़ता है, यानी अगर आप इस अवस्था में तो लगभग 10th स्टैंडर्ड में आप पहुंच चुके होते हैं तो आपको इंग्लिश की कोचिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मतलब प्रत्येक चीज को करना है और साथ में सामाजिक कार्य भी करने हैं। तो कितना ज्यादा आपको हर चीज के साथ में समायोजन स्थापित करना पड़ता है ना। तो इसे समायोजन की समस्या भी आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी बन जाएगा। अगला है हमारा, विकास शुरू होता है, यानी विकास कब से शुरू हो जाता है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या
पूर्व बाल्यावस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब बच्चा आपके गर्भ में ही आता है वहीं से उसका क्या शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है ना भाई। धीरे धीरे क्या होता है, प्रसव के अंदर ही बढ़ने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रसव पूर्व अवस्था में हो जाएगा। अगला हमारा परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो जो परिपक्वता का जो संबंध है यानी मैच्योरिटी का जो संबंध है वो आपके विकास से है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास का मुख्य उद्देश्य, मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या आपका इनमें से सभी। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में अगर हम लोग फ्रेंड बात करें तो वृद्धि क्या होती है, यानी शरीर के सभी जितने भी आपके पक्ष होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो आपका वृद्धि कहलाता है। ठीक, तो वृद्धि और विकास का जो हमसे पूछा जा रहा है मुख्य सिद्धांत वो क्या हो सकता है? तो तत्परता का नियम वृद्धि एवं विकास का नियम तो है नहीं, क्योंकि ये अधिगम का सिद्धांत है। एकता का नियम जो है ये भी आपका वृद्धि विकास के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम बात करें वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत तो ये आपका वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो फ्रेंड्स विकास आपका एक गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि अगर कभी वृद्धि के बारे में पूछा जाए तो वृद्धि फ्रेंड आपका एक मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं जबकि किसी के गुण का हम लोग मापन नहीं कर सकते। ठीक, और मैंने आपको बता रखा है कि विकास में आपकी जो वृद्धि होती है वो सम्मिलित होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि विकास चक्राकार और वर्तुलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। विकास हमेशा चलता ही रहता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। अगर ये सब सही हो जाते हैं, अगर इनमें से वाला पॉइंट हम लोग कट कर देते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि सभी की विकास दर होती है वो समान नहीं होती। देखते हैं कोई बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, कोई धीरे धीरे लंबा होता है। चलिए आगे है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो विकास जो मानसिक विकास होता है वो आपके लगभग 10 से 15 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि जो आपके वाटसन महोदय हैं उनका कहना यह है कि लगभग बच्चे के अंदर 16 वर्ष की उम्र तक पूर्णता उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। ये कौन कहता है? आपके वाटसन महोदय। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली जगह बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक और सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। यानी शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम होने वाला चाहिए। यानी यहां से कहा जा सकता है कि शिक्षा को जो उद्देश्य होना चाहिए वो संपूर्ण विकास, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सर्वांगीण विकास कहते हैं, वैसा होने वाला चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के या की का विकास करना है। किस चीज का? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी उपलब्धि जांच का अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थक या वस्तुनिष्ठा? यानी जब भी कोई जांच की जाती है तो इनमें से क्या उसमें नहीं होना चाहिए? तो उसके द्विअर्थक नहीं होने चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए। विधिमान्य हो, सभी लोगों को मान्य हो, विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जबकि उसके द्विअर्थ नहीं निकलने चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं? तो कहा ही जाता है बच्चे के जो पहले शिक्षक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। यानी बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखना शुरू करता है? अपने
परिवार में ही सीखना शुरू कर देता है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? ठीक, ऑप्शन है आपके स्लाइडर प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड या इंडिया स्कोप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। यानी ब्लैक बोर्ड आपकी प्रोजेक्ट बनाने में सहायता नहीं करता है, बाकी ये तीनों चीजें आपके प्रोजेक्ट बनाने में सहायता करते हैं। अगला है, अनुसंधान से पता चलता है यानी खोज से पता चलता है कि खाली जगह सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल पुस्तकालय खाली जगह एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़ा मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय मूल्य। तो स्कूल पुस्तकालय आपका एक विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। आगे हमारा, समूह में सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को कहा जाता है क्या? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो शिक्षा है वो कहती है कि सभी लोग समूह बनाकर यानी ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लाया? सन 2009, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और अगर पूछा जाए प्रभावी कब से हुआ यानी लागू कब से हुआ था, तो 1 अप्रैल सन 2010 से ये लागू है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फॉर 2005 के अनुसार अपने स्वभाव में खाली जगह है निष्क्रिय और सरल, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सामाजिक या सक्रिय और सरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक। सक्रिय मतलब एक्टिव, सामाजिक मतलब सोशल। आगे आता है हमारा, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी शिक्षकों के साथ आपका संबंध स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहीं पे हमारे जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे से हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही धमाकेदार सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।